ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नितेश गुप्ता। नमस्कार। जिंदगी में उम्मीद होगी तो सपने होंगे, सपने होंगे तो जीने का उद्देश्य होगा, और अगर जीने का उद्देश्य होगा, पर्पस होगा, तो जिंदगी बेझिल नहीं होगी, उसमें खालीपन नहीं होगा। अगर आपके पास मकसद होगा तो फिर जिंदगी में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन या कोई अकेलापन नहीं होगा। कोरोना के इस दौर में भी अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जन आंदोलन शुरू किया है, उससे जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए आपको करना यह है कि जहां भी जाइए मास्क लगाइए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश गुप्ता। डॉक्टर नितेश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर नितेश, दुनिया भर में कुछ दिन पहले तक आज भी वैक्सीन को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, इसके इमरजेंसी अप्रूवल पर बात हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में ब्रिटेन में जो कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है, उससे एक बार फिर हलचल सी मच गई है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आगे की कार्रवाई और आगे की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। बहुत सारी खबरें हैं इससे जुड़ी हुई। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है और क्या ये जो वायरस को मारने के लिए, वायरस से बचाव के लिए इस समय जो वैक्सीन बनी है, दुनिया के कुछ देशों में टीकाकरण शुरू हो गया है, क्या इससे नए स्ट्रेन पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आज के टाइम में जी, जो हमने इस चीज को अगर हम देखें तो अगर हम जाए वायरस की जो प्रॉपर्टी होती है या किसी भी जीवित वस्तु की प्रॉपर्टी होती है जी, वो होती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जी, तो उसमें वो भी अपने अंदर मल्टीप्लाई जब बार बार करता है तो वो अपने अंदर चेंज लाता है, क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहता है ह्यूमन बॉडी के सेल्स को यूज करके। जी, तो कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, उसकी नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि उसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ चेंज लाने हैं जिससे वो बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई रहे, क्योंकि वही उसके जीवित रहने का रास्ता होता है। जी, इस मल्टीप्लिकेशन में कई वायरस या तो और कम खतरनाक होता चला जाता है या उसमें कुछ ऐसी म्यूटेशन आ जाती है जो ज्यादा खतरनाक होती है। जी, तो वायरस दोनों तरह से म्यूटेट कर सकता है। जब भी कभी वायरस म्यूटेट करता है तो उस समय सावधानी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी म्यूटेशन को समझने के लिए और प्लस उसके इफेक्ट देखने के लिए टाइम लगता है। वो 1 या 2 दिन में नहीं पता चल सकते। वो फिर आपको अपने सारे सैंपल्स जो पिछले कई महीनों के आपने स्टोर करे हुए थे, बाकी जगह से आप बाकी कंट्रीज से भी पता करते हैं भाई आपके यहाँ ऐसी कोई स्ट्रेन पाई गई है कि नहीं, उससे किया जाता है। अब क्योंकि एक नई स्ट्रेन पाई गई, इसीलिए देखते हुए कि ये कितनी जल्दी फैलता है एक देश से दूसरे देश और ऑलरेडी पैंडेमिक चल रहा है, उसी को देखते हुए ये सावधानी के एक तौर पे इस एक्शन को लिया गया कि भाई इस वायरस का ट्रांसमिशन दूसरी जगह ना हो। उसको जब तक अच्छी तरह से नहीं समझ लिया जाता तो वहीं पे उसे रोका जाए। ये हमने पैंडेमिक में पहले भी सीखा था कि जब चाइना से वायरस निकला, दूसरी कंट्रीज गया तो चाइना में केस कम होते गए, दूसरी जगह बढ़ते गए। उस चीज की सीख लेते हुए ये प्रीएम्प्टिव एक्शन इस बार पहले ही ले लिया गया। अब इसमें दूसरी चीज ये आती है कि वायरस ज्यादा खतरनाक है कि वायरस कम खतरनाक है। उसको एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है इन्फेक्टिविटी। तो वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई करे, मतलब ज्यादा लोगों में फैले, उससे ये होता है कि क्या वो ज्यादा खतरनाक है इसका मतलब, पर अगर वो डिजीज कम सीवियरिटी का कराता है तो वो उतना खतरनाक नहीं है। जब 3 दिन पहले हमने न्यूज पढ़ी थी कि भाई वो बहुत खतरनाक वायरस पाया गया है और ज्यादा इन्फेक्टिविटी है,
बट इसी पे आज WHO ने भी अपनी एक स्टेटमेंट इशू किया है कि उसको ज्यादा उन्होंने खतरनाक नहीं पाया है जी। ना ही ऐसे ही यूएस से भी जो स्टेटमेंट आया था वहां पे जब नए चेयरमैन बनेंगे उन्होंने भी यही कहा कि वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है। इंडिया ने भी आज ICMR की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये वाली स्ट्रेन हमारे यहाँ अभी नहीं है और ये ज्यादा खतरनाक है कि नहीं ये अभी आगे शोध करने से ही पता चलेगा। जहां तक है वैक्सीन की बात कि वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी कि नहीं, तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो कॉमन चीज फैली हुई है, जो कॉमन वायरस है बिना इस म्यूटेशन वाला, हमें उसे भी कंट्रोल करना है जी। इस नए के चक्कर में हम पुराने को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिजीज करा रहा है और उसकी ऑलरेडी इन्फेक्टिविटी हमें पता है जी। तो वैक्सीनेशन पुराने के लिए हमेशा चलता रहेगा। अगर कोई ऐसी स्ट्रेन पाई जाती है, नई पाई जाती है कि ये नई है, तो उसके हिसाब से आप वैक्सीन दोबारा डेवलप कर सकते हैं जी। इसका एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा के लिए हर साल नई वैक्सीन आती है जी। तो नई वैक्सीन बनाना या लाना कोई नई चीज नहीं होगी, ये एक नोन फैक्ट है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैक्सीन को लेकर एक और बात है डॉक्टर नितेश की कोरोना वैक्सीन की जो पहली खेप है वो 28 दिसंबर को भारत आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो स्टोरेज की व्यवस्था की गई है इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज को लेकर भी कई सारी खबरें आई कि -70 डिग्री, -20 डिग्री, बहुत मुश्किल है स्टोरेज। क्या कहेंगे आप? तो हर वैक्सीन की स्टोरेज के लिए अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है। जो फाइजर की वैक्सीन है बायोएनटेक के साथ, जिसका वैक्सीनेशन आजकल यूएस में चल रहा है, यूरोप में अप्रूवल मिल गया है उसको, उसके लिए -70 चाहिए जी स्टोरेज के लिए और विद इन 5 डेज उसको यूज करना है वंस आप स्टोरेज से बाहर निकालें। सेकेंड वैक्सीन जो अप्रूवल मिला है वो मॉडर्ना वैक्सीन है जी। उसका स्टोरेज टेम्परेचर है -20 डिग्री जी। अब उसके बाद बात हो रही है कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसका क्या है, उसके लिए स्टोरेज टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस जी। जो एक नॉर्मल वैक्सीन को स्टोर करने का स्टोरेज टेम्परेचर होता है और आप इसको पूरे कंट्री में आराम से लागू कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी स्टोरेज फैसिलिटीज है जी। अब ये बात आती है कि -70 की हमें वैक्सीन लगानी है, -20 वाली वैक्सीन लगानी है, तो इसमें अभी भी सब जगह काम चल रहा है। सब जगह शोधकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि रिजल्ट सब वैक्सीन के बराबर मिले, जिससे कि हर वैक्सीन को उसकी कंडीशन के हिसाब से हर जगह पहुंचाया जा सके। जी, बिल्कुल ठीक। वैक्सीन को लेकर एक और सवाल है कि वैक्सीन अगर सेफ है तो फिर गर्भवती महिलाओं को देने में क्या समस्या है? देखिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स में वैक्सीनेशन वैसे भी रूटीन से बहुत कम होते हैं जी। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में वैक्सीनेशन हमेशा लास्ट में किए जाते हैं जब वैक्सीन की एफिकेसी और इफेक्टिवनेस दोनों चीज शोध करके हर चीज से हमें कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई ये कोई हार्म नहीं करेगी। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को सबसे लास्ट में वैक्सीन दी जाती है शुरू में, क्योंकि किसी भी ट्रायल जब वैक्सीन का करते हैं कभी भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स पे नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल ठीक। जो लोग दांतों की समस्या से परेशान हैं डॉक्टर नितेश इन दिनों, वो चाहते भी हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन उनके मन में एक डर है कि दांतों के इलाज के दौरान जो ट्रांसमिशन है, जो संक्रमण का खतरा है, वो बहुत ज्यादा होता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई दांतों के इलाज के दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है? देखिए, कभी भी आप खांसेंगे या छींकेंगे या आपकी ओरल कैविटी में जहां पे वायरस बैठता है जी, वायरस हमारे नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि दांत में पीछे का हिस्सा होता है, दाढ़ के बाद शुरू होता है, वहां पे वायरस होता है बैठा हुआ। तो प्रोसीजर जब आप करते हैं तो बहुत ज्यादा लिक्विड चीज भी, लिक्विड एक्सपोजर होता है जी। ये कभी पे दांत का जब कहीं प्रोसीजर कराने चाहते हैं वो हर थोड़ी देर के बाद आपको गार्गल या कुल्ला करने के लिए बोलते हैं जी। वो क्योंकि गार्गल में वायरस के पार्टिकल आने के चांसेस बहुत होते हैं जी, इसीलिए उस चीज को मना किया जाता है कि अगर जरूरी इतना नहीं है तो आप उस चीज को थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपको जरूरी है कराना तो आप पहले टेस्ट कराएं। किसी भी प्रोसीजर से पहले ICMR की गाइडलाइन भी कहती है कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रोसीजर से पहले आपको टेस्ट कराना जरूरी है जी। इससे आपको भी कम खतरा होता है और जो करने वाले हैं उनको भी कम खतरा होता है। बिल्कुल ठीक। राजधानी दिल्ली से पहले कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है, ये मास्क के बारे में पता करना था कि जो मास्क कॉटन के हैं क्या हम उनको कितनी देर तक यूज कर सकते हैं?
कॉटन के मास्क और धो के जी, और जैसे 2-3 मास्क हैं तो फिर उसको हम जैसे एक मास्क धो के फिर दोबारा उसको यूज करना हो तो कितनी देर तक यूज कर सकते हैं? कॉटन के मास्क को कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और जो वॉशेबल मास्क हैं वो कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कॉटन के मास्क जो होते हैं, मास्क को आप किसी भी मास्क को आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक वो गीला नहीं हो रहा है या वो फट नहीं रहा है। जी फटने से ये होता है कि उसकी जो प्रिवेंटिव बैरियर है या जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाती है। जी, और गीला होने से भी यही चीज होती है। तो जब तक मास्क गीला नहीं है आप उसको दिन में यूज करिए, उस मास्क को धो के धूप में सुखाइए। इस बीच आप ऐसे 4 या 5 मास्क रखिए जिससे पहले मास्क का नंबर 5वें मास्क के बाद आए, जिससे मास्क की लाइफ भी बढ़ती है और आप उसको ज्यादा देर तक यूज भी कर पाते हैं। बट अगर मास्क किसी भी समय गीला होता है, आपने बाहर छोड़ दिया, रात में ओस गिरी है सर्दियों में, वो सुबह गीला हो गया और आप उसे पहन के जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जी, कई तरह के मास्क हैं डॉक्टर नीतीश। हम देखते हैं कि N95 मास्क भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें भी जो मास्क बाजार में N95 बिक रहे हैं उनके पैकेट्स पर वॉशेबल लिखा होता है। तो क्या ये सामान्य साबुन पानी से धोकर N95 मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, N95 मास्क जो मार्केट में होते हैं उनमें कईयों में आप छोटा सा पढ़ेंगे, साइड में लिखा होता है N95 टाइप। जी, तो वो N95 नहीं होते, N95 इक्विवेलेंट हम उन्हें बोलते हैं। जी, तो वो वाले मास्क ही वॉशेबल होते हैं। जो प्योर N95 मास्क होता है जो हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट के लिए यूज करते हैं वो वॉशेबल नहीं होते हैं। जी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मकसूद जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जैसे ये पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी बच्चे को तो अक्सर मुंह आ जाता था बच्चे का, तो मुंह आ जाता था। तो ऐसे ही जो वैक्सीन का टीका है तो इससे जो बताया गया है, मैंने सुना था, मतलब सुना था रेडियो पर, तो 30 मिनट जो है टीका लगवाने के बाद बैठना पड़ेगा। तो इससे कोई चक्कर आता है या कोई साइड इफेक्ट होता है? डॉक्टर नीतीश ये जानना चाहते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की यानी जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे उसमें इनका ऐसा कहना है कि ड्रॉप पिलाने के बाद बच्चों के मुंह का टेस्ट खराब हो जाता था और कई बार मुंह में जीभ पर थोड़े रैशेस भी हो जाते थे। अब जो गाइडलाइंस है कि कोरोना वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट तक उस मरीज को, उस व्यक्ति को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तो ये जानना चाहते हैं क्या उसे चक्कर आने की संभावना है, उल्टी आने की संभावना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, जो कॉम्प्लिकेशन जब भी कोई वैक्सीन लगती है उसके 2 तरीके के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक होते हैं आपके इंजेक्शन रिलेटेड, जैसे कि कोई भी सुई लगती है, अगर वो वैक्सीन भी नहीं हो, नॉर्मल सुई भी लगती है तो हमने देखा है कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, कुछ को वो दर्द सहन नहीं होता है, उनको उल्टी या सर दर्द शुरू हो जाता है, तो वो इंजेक्शन रिलेटेड होते हैं। ऐसा कुछ लोगों में पाया जाता है कि उनको इंजेक्शन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग। जी। बात आती है वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की, तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट एक्यूट साइड इफेक्ट होते हैं और एक थोड़े टाइम बाद देखे जाते हैं। जी। तो इसीलिए ज्यादातर साइड इफेक्ट्स पहले 20 मिनट में ऑब्जर्व होते हैं। जी। इसीलिए एसओपीज में भी यही आया है कि वैक्सीन लगने के बाद 20 मिनट तक पेशेंट को वहीं पे ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसे भेजना है। जी। जो साइड इफेक्ट्स डॉक्यूमेंटेड है या जो हम अभी तक पता है उसमें थोड़ा बहुत सरदर्द होना, हल्का सा चक्कर आना, ये सब चीज डॉक्यूमेंटेड है। तो ये सब चीज हो सकती है, इसी के लिए आप उसको 20 मिनट तक ऑब्जर्व करते हैं। जी। नागौर से बाबू खान जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं बाबू खान बोल रहा हूँ, डीडोना तहसील, नागौर, राजस्थान। जी सर, मेरा ये सवाल है कि हमारे गरीबों तक ये वैक्सीन कब तक आ जाएगी? बड़ा सवाल है डॉक्टर नीतीश। हर देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि उस तक ये वैक्सीन कब तक पहुंचेगी। देखिए, सरकार ने जो वैक्सीन देने का बनाया है वो ना तो अमीरी देख के ना गरीबी देख के बनाया है। उन्होंने किसको ज्यादा चांस है इन्फेक्शन होने का उसके हिसाब से बनवाया है। जी। सरकार ने कहीं नहीं कहा कि गांव में पहले नहीं पहुंचेगी, शहर में पहले लगेगी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। जी। इसलिए उन्होंने बोला है जैसे इलेक्शन मशीनरी हम यूज करते हैं, इलेक्शन हर टाइम शहर में भी उसी टाइम होता है, गांव में भी उसी टाइम होता है। जी। उसी तरह से वैक्सीन भी जो कैटेगरीज डिवाइड करी गई है
उसी के हिसाब से लगेंगे। जी बिल्कुल। राजस्थान के जयपुर से प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी 2-3 जिज्ञासाएं हैं। एक तो ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अपन ट्रैवल करते हैं बस में या मतलब ट्रेन में, जैसे ट्रेन में शौचालय होता है, उसमें कोई भी कोविड व्यक्ति अगर पहले चला गया और उसके बाद में पता नहीं चलता है, एक स्वस्थ आदमी जाता है तो उसको कितना खतरा रहता है। दूसरा ये पूछ रहा था कि जैसे ये अपनी वैक्सीन आ रही है अभी जी, तो सर ये जैसे वैक्सीन दी जाएगी तो क्या ये जैसे कोविड रोगी हैं उनको भी दी जाएगी तो इससे क्या ठीक हो जाएंगे या उसको और एक्स्ट्रा दवाई देनी पड़ेगी? पहला सवाल काफी व्यवहारिक है डॉक्टर नीतीश, कि ट्रेन में अगर हम सफर कर रहे हैं या बस से यात्रा कर रहे हैं और उससे पहले उसी बस में या ट्रेन में कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति यात्रा कर चुका है और बाद में एक स्वस्थ व्यक्ति जाता है, कितना खतरा होता है संक्रमण का? हाँ, इस चीज में यही देखा गया, जब आप उस व्यक्ति के साथ, आपको नहीं बल्कि उस व्यक्ति के साथ 6 घंटे से ज्यादा ट्रैवल किया है लॉन्ग डिस्टेंस में जी, और वो भी आप अगर बिना मास्क के 2 गज की दूरी के बिना अगर आप करते हैं तो आपका खतरा होता है, आप उस केस को कॉन्टैक्ट मानते हैं जी। और अगर मास्क लगाया हुआ है, दोनों में 2 गज की दूरी रखी हुई है, 6 घंटे से कम का ट्रैवल टाइम है, तो उसको फिर हम कॉन्टैक्ट नहीं मानते हैं। जी। जो इनका दूसरा सवाल था वैक्सीन को लेके, हाँ, ये जानना चाहते हैं कि कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति है तो हाँ, क्या वो वैक्सीन देने से ही ठीक हो जाएगा या दूसरी दवाइयां भी उस पर इलाज के दौरान इस्तेमाल की जाएंगी? वैक्सीन कभी भी संक्रमित आदमी को नहीं दी जाती है जी, क्योंकि उसके ऑलरेडी अंदर वो वायरस होता है। वैक्सीन से हम वायरस की जो तीव्रता है उसको और जो उसका इन्फेक्शन करने की चांसेस होते हैं जी, उसको इतना मिनिमम लेवल तक करते हैं कि वो आदमी को इन्फेक्शन नहीं कराता, बिना इन्फेक्शन कराए ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बनाता है। जी, तो जिससे आपको कभी इन्फेक्शन हो तो वो वहीं का वहीं थम जाए, आगे शरीर के अंगों में नहीं फैले। जी। तो कभी भी संक्रमित व्यक्ति को कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती। वैक्सीन हमेशा या प्रिवेंशन के लिए दी जाती है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो भी तो वो बहुत माइल्ड कैटेगरी का हो। जी बिल्कुल। जम्मू से आमिर खान जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है जी, कि सर आजकल तो आपको पता है सर्दियां चल रही हैं, जी, तो क्या सर सर्दी में हम नहाते हैं ठंडे पानी से, जी, तो इसमें इस पानी से नहाते हुए क्या हमें कोरोना के लक्षण हो सकते हैं या नहीं? प्लीज डॉक्टर साहब। बहुत सारे लोग ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। सर्दी के मौसम में भी ये जानना चाहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से कई बार सर्दी जुकाम के लक्षण दिखने लगते हैं, क्या वो कोरोना से भी उसका कनेक्शन हो सकता है? नहीं, देखिए, मतलब आपका सवाल बहुत सही है कि ठंड में जो ठंडे पानी से नहाते हैं, जी, कई लोगों को उसमें जुकाम और नजला, जब उनका ठंडा गर्म का फर्क होता है एकदम से ठंडे पानी से निकले और गर्म हीटर में जाके बैठ गए तो उनमें छींक और नजला जुकाम होना कई बार देखा जाता है कि ऐसा होता है। जी, इसको कोरोना का लक्षण होना या मानना या नहीं मानना, जी, ये बिना टेस्ट कराए आप नहीं कह सकते। जी। कोरोना का जो डायग्नोसिस बनता है वो लक्षण होते हैं और लक्षण के साथ आपका टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आना जरूरी है। जी, तो कभी भी आपको लक्षण ऐसे लगते हैं कि सर्दी जुकाम है तो उसे ये ना माने कि नहीं मैं तो ठंडे पानी से नहा लिया इस वजह से हो रहा होगा, तो आप जाके जांच जरूर कराएं। इससे दोनों की तसल्ली होगी। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको भी तसल्ली होगी और आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल। ओडिशा से अब्दुल खालिद जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार जी हजरत, ये हमको सांस का बीमारी है, अभी ठंडे में बहुत ज्यादा हो गया, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए क्या करा जाए? सांस में तकलीफ है, कोरोना संकट में सांस फूलना भी एक लक्षण है, ये जानना चाहते हैं कि ठंड में ये समस्या और बढ़ गई है, क्या करें? जी, पहले तो ये है कि आपकी जो पहले की बीमारी है जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है सर्दियों में, इसके लिए आप अगर कभी आपने इलाज कराया है और वो इलाज छोड़ दिया है तो आप उसको वापस डॉक्टर के पास जाके दिखाएं कि आपको कहीं दमे की शिकायत तो नहीं है, कहीं सीओपीडी की शिकायत तो नहीं है, जिस वजह से आपको सर्दियों के टाइम पे
ठंड के टाइम पे सांस फूलता है। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसका इलाज लेना जरूरी है। कोई भी, हमने हमेशा शुरू से यही कहा है कि जिस भी बीमारी का आप इलाज लेते हैं या कोई भी बीमारी आपको है तो इस स्पेशली कोरोना संक्रमण के टाइम उसका इलाज नहीं छोड़ना है, उसका इलाज बराबर लेना है। अगर सांस का मरीज अपनी सांस की दवाई का इलाज नहीं लेगा, उसको यही लगेगा कि सांस भी फूल गया, कहीं ये कोरोना तो नहीं, वो उस डर में जीता रहेगा। जी बिल्कुल। और इस समय डॉक्टर नितेश और बाकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी आप सबको हमेशा यही सलाह देते हैं कि आपकी जो पुरानी समस्याएं हैं, कोई पुरानी बीमारी है, तो उस पर आप ध्यान दें। उसका इलाज चल रहा है तो उसको जारी रखें, दवाइयां चल रही हैं तो उसको बीच में न छोड़ें, क्योंकि कोरोना संकट के इस दौर में जो पुरानी बीमारियां हैं और अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो फिर मामला बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सिलीगुड़ी से डोलन दास जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं सिलीगुड़ी से डोलन दास बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये जो 250 एपिसोड पूरा हुआ। मैं शुरू से हमेशा जुड़ी रहती हूँ, सुनती रहती हूँ और नेचुरली बहुत सा हेल्प होता है आपको और सारे डॉक्टर्स को बहुत सा थैंक्स। शुक्रिया डोलन जी। आज मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो हर एक में एक पैनिक हो गया है, ये जो नया ब्रिटेन में इन्फेक्शन का न्यू जो आया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्फेक्शन फैलता तो बहुत जल्दी है, लेकिन क्या ये खतरनाक भी उतना ही ज्यादा है? इस पर कार्यक्रम में चर्चा हो चुकी है, एक बार फिर से संक्षेप में इन्हें आप बता दें डॉक्टर नितेश। जी देखिए, जो अभी ब्रिटेन में स्ट्रेन जो आपने अखबारों में, व्हाट्सएप पे और मीडिया में पूरा बहुत सुना है, इस पे अभी सरकार ने भी यही बोला है कि ये स्ट्रेन इंडिया में नहीं पाया गया है। WHO ने भी बोला है कि ये स्ट्रेन उतना खतरनाक नहीं है और इससे घबराने वाली चीज नहीं है। और जो अच्छी चीज बताई है वो यही बताई है कि मास्क से इसे भी रोका जा सकता है। जी, तो आपको कोई भी चीज से डरना नहीं है, बल्कि उससे बचाव के सारे चीजों को कंटिन्यू रखना है, जिसमें मास्क पहनना, हाथ धोना और 2 गज की दूरी तीनों शामिल है। तो अगर आप ये तीनों फॉलो करेंगे तो इस स्ट्रेन से भी बचे रहेंगे। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। सवाल है जी, कोरोना के जो पेशेंट हैं जो ठीक हो जाते हैं, क्या उनको दोबारा संभावना है हो जाने की दोबारा कोरोना की? क्या री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं डॉक्टर नितेश? हाँ देखिए, री इन्फेक्शन की बात जहाँ आती है वो अभी भी एक ऐसा एरिया है जिस पर अभी भी काम चल रहा है कि पेशेंट को दोबारा बाहर से इन्फेक्शन होता है या पेशेंट का अंदर का ही इन्फेक्शन दोबारा उजागर हो जाता है। ये 2 चांसेस होते हैं। तो हम री इन्फेक्शन और एक दूसरा टर्म होता है रीएक्टिवेशन। इनमें अभी भी डिफरेंस करना अभी भी काफी मुश्किल है। तो इसलिए जब कोरोना का मरीज ठीक भी हो जाता है तो हम हमेशा उसे छुट्टी के टाइम भी यही बोलते हैं कि आपने जो इन 20 दिनों में ध्यान रखा है, मास्क पहनना और ये सब सीखा है, आप इसको भी आगे करें। जी, आगे इसको करते रहें। इसको ये नहीं छोड़ें कि मेरे को तो कोरोना हो चुका है, दोबारा नहीं होता। जी, ये इस समय बहुत मुश्किल है कहना कि दोबारा होगा या वही कोरोना दोबारा एक्टिवेट होगा। ये बहुत मुश्किल चीज है, इसलिए प्रिकॉशन जरूर लेते रहेंगे। जी बिल्कुल। हरियाणा के सिरसा से ओम प्रकाश चावला जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, हृदय से आभार जी। मेरी ये थोड़ी सी जिज्ञासा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, परमात्मा की दया से इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी है, अन्य देशों के मुकाबले आप वैज्ञानिकों का सहयोग भी है, और क्या ये ऐसा है कि इंडियन आहार एक बहुत अच्छा आहार है इम्यूनिटी बनाने के लिए, और इंडियन मौसम भी अच्छा है, और दूसरा हम जो इंडियन लोग हैं थोड़ी कम फैसिलिटी के, हमारे पास लगभग अधिकांश आबादी के पास कम फैसिलिटी है, सुख सुविधा के साधन कम है, और थोड़ा हम हार्ड वर्क की तरफ हैं, थोड़ा मेहनत का शहर। तो क्या यही 3 वजह हैं जो? संतुलित आहार, बेहतर जीवन शैली, क्या यही कारण है कि भारत में कोरोना संक्रमण उतनी तेजी से नहीं फैला और मृत्यु दर भी दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत कम रही? देखिए, इन सब का की ये सब नतीजा कि कम फैला है और मृत्यु दर भी बहुत कम है, इसमें सबका साथ जाता है। टाइमली एक्शन जो सरकार ने लिया, जो लोगों ने बात मानी, जो लोगों ने प्रिकॉशंस लिए, ये सब चीजें बहुत साथ में जाती है। जी, आपका खान पान और आपका सेहत, अगर अच्छी सेहत होगी तो इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होके वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसमें खान पान का बहुत ज्यादा रोल होता है। खान पान के साथ अगर आप बीमार भी हैं तो आपको अपनी बीमारी की दवाइयां जरूर चलानी है। ये 2 चीज जरूर ध्यान रखना है। जी बिल्कुल।
पंजाब के जालंधर से अरविंद जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपको, आपकी टीम का भी नमस्ते। आपकी कॉल बड़ी देर बाद लगी मेरी जी, अपना सवाल पूछिए। अब हम कोरोना से पूछना चाहते हैं, हम जितने बचाव करेंगे उतने फायदा कोरोना के क्या करना चाहिए कोरोना के बचाव के लिए क्या सावधानी बरतें, ये जानना चाहते हैं। कोरोना के बचाव के लिए 3 ही सावधानियां हैं जो हम शुरू से करते आए हैं। मास्क पहने, जब भी बाहर निकले मास्क अच्छे से पहने, हाथ धोएं बार बार। आप किसी चीज वस्तु को हाथ लगाते हैं, मुंह पे हाथ लगाते हैं, उसके बाद हाथ धोना जरूरी है। और कहीं भी ट्रैवल करें, पहले तो ट्रैवल अगर जरूरी नहीं है भीड़ भाड़ का इलाके में जाना, या जरूरी नहीं है किसी काम में जाना या मीटिंग में जाना या शादी में जाना, तो उसको अवॉइड करें। और अगर जाना भी है तो वहां पे ज्यादा देर ना रुके, जल्दी काम करके निकलें। और ये इंश्योर करें कि आपके और दूसरे के बीच में 2 गज की दूरी हमेशा बनी रहे। जी बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वही डॉक्टर नितेश भी बता रहे हैं कि जब तक आवश्यक न हो आप घर से बाहर न निकलें, मास्क जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जन आंदोलन भी शुरू कर रखा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर आप सुरक्षित दूरी का पालन करें। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि सुरक्षित दूरी का पालन करना बहुत मुश्किल हो गया है। डॉक्टर नितेश वो ये भी कहते हैं कि इतनी भीड़ हो रही है, कैसे 2 गज की दूरी बनाए रखी जा सके। ऐसे में उन लोगों को क्या कहेंगे आप? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका काम बहुत जरूरी नहीं है जी, तो आप उस चीज को अवॉइड करें। अगर काम वो घर से या ऑनलाइन मीटिंग से हो सकता है तो उसी माध्यम को यूज करें। और अगर आपको जाना भी है तो अपना मास्क कहीं नहीं उतारें और अपने साथ सैनिटाइजर रखें। जैसे आप कहीं रेलिंग पे हाथ लगाते हैं या कोई चीज पकड़ के चलते हैं तो उस पर हाथ साफ रखना जरूरी है। जी, सैनिटाइजर की आपने बात की, संक्षेप में आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सैनिटाइजर बाजार में कई रंग, कई तरह के हैं। कौन सा सैनिटाइजर लोग खरीदें? क्योंकि जब भी दुकान पर जाते हैं कंफ्यूजन बहुत बढ़ सा जाता है। देखिए, सैनिटाइजर बहुत सारी वैरायटी के मार्केट में आते हैं। जो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस में बोला है उसमें 70% अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए जी, जिससे कि वो वायरस को या आपके हाथ में गंदगी को वो कम कर सके और मार सके जी। तो कभी भी आप सैनिटाइजर खरीदते हैं उसको 70% अल्कोहल का कंटेंट होना चाहिए। सैनिटाइजर यूज तभी करना है जब आपके पास साबुन और पानी का इंतजाम नहीं है। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आप घर में हैं और आपके पास नल है, पानी है, साबुन है, तो आप अपना नॉर्मल साबुन और पानी से हाथ धोएं और सैनिटाइजर को सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखें। जी, सैनिटाइजर आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करें। अगर आप घर में हैं, साबुन पानी की सुविधा उपलब्ध है तो आप साबुन पानी से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साफ करें। डॉक्टर नितेश, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे किसी और पहलू पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर नितेश बता रहे थे कि जब तक जरूरी न हो तब तक आप घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर जा भी रहे हैं तो जो सरकारी दिशा निर्देश हैं कोरोना से बचने के, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। दुनिया के कुछ देशों में जो कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसके लिए एहतियाती उपाय कर लिए हैं। आपके हाथ में जो है वो करिए, मास्क जरूर लगाइए, अपने हाथ और मुंह को साफ करते रहिए और सुरक्षित दूरी का पालन करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नितेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।